कहानी शुरू होती है और हम एक कंस्ट्रक्शन साइट पे ठेकेदार मधु को देखते हैं जो अपने लोगों के साथ काम कर रहा होता है कि तभी उसके सेल पे उसके घर से फोन आता है। फोन आने से वो थोड़ा टेंशन में आता है। जब मधु घर पहुंचता है तो उसके पड़ोस में वहां एम्बुलेंस खड़ी होती है और वो पुलिस को वहीं के कुएं से एक लड़की की डेड बॉडी निकालते देखता है। पता चलता है कि उस लड़की का नाम कनी है जिसने ना जाने किस टेंशन में आके सुसाइड किया था। पूरा टोला उस लड़की की बॉडी को देखकर डर सा जाता है। शरीर के साथ उसकी आंखें भी डरावनी लग रही थी। खैर, जिसके बाद हम रोहन को देखते हैं जिसके आलीशान घर में पार्टी चल रही होती है। उसी घर में आए एक दोस्त से रोहन को कनी के बारे में पता चलता है। रोहन को कनी के बारे में जानकर दुख होता है। दुख इसलिए क्योंकि एक तो वो दोनों क्लासमेट थे, प्लस एक टाइम पे दोनों रिलेशन में भी थे। कनी की कुछ ज्यादा शादी के बारे में अग्रेसिव होने की वजह से रोहन ने परेशान होकर उससे दूरी बना ली थी। वैसे इस बात को 7-8 महीने बीत चुके थे और तब से उन दोनों में कोई कांटेक्ट नहीं था। पर आज उसके बारे में सुनकर रोहन को कनी की याद आने लगती है और जिसके बाद वो उसके घर जाने का डिसाइड करता है। अगली सुबह वो वहां पहुंचकर पड़ोसी मधु से मिलता है जो उसे कनी के घर ले जाता है। कनी के घर में आए उसके रिश्तेदार से रोहन कनी के भाई किरण के बारे में पूछता है। पता चलता है कि वो टेरेस पे है। रोहन टेरेस पे जाते हुए रास्ते में कनी के रूम में थोड़ा ठहर उसकी यादों में खो सा जाता है और इसी दरमियान रोहन वहीं ड्रेसिंग टेबल पर रखे एक हेयर क्लिप को कनी की याद के तौर पर रोहन अपने पास रख लेता है जो उसकी सबसे बड़ी भूल होने वाली थी। खैर, इसके बाद रोहन टेरेस पर जाकर किरण से मिलता है जो उस टाइम अपने दोस्तों के साथ बैठा था। रोहन किरण को सांत्वना देकर वापस अपने घर लौट आता है और यहाँ से रोहन की दुनिया पूरी तरीके से बदलने वाली थी। रोहन रात को उस बड़े से बंगले में अकेला होता है। अपने साथ लाए उस हेयर क्लिप को रोहन अपने बेड के बाजू वाले ड्रॉर में रखकर सो जाता है और जैसी आधी रात होती है हम पेड़ की मूवमेंट क्लियरली देख पाते हैं। खिड़की के अचानक खुलने की आवाज से रोहन की आंख खुल जाती है। उसे भी आश्चर्य होता है कि आखिर ये खिड़की अपने आप खुली कैसे। तो जब रोहन वापस उस खिड़की को बंद कर रहा होता है कि तभी अचानक से उस रूम का गेट भी खुल जाता है। रोहन किसी तरह जब उस गेट को बंद करने जाता है तो उसे एंट्रेंस हॉल से एक अजीब सी आवाज आती है जैसे कि कोई घुंघरू पहनकर टहल रहा हो। पर जब रोहन उस आवाज को फॉलो करता हुआ वहां तक पहुंचता है तो ना जाने वो आवाज कहाँ गायब हो जाती है। खैर, नेक्स्ट मॉर्निंग हम एक बार फिर मधु को देखते हैं जो अपनी माँ के साथ बैठा होता है और इसी माँ बेटी की बातचीत से पता चलता है कि मधु में कुछ ऐसी अलौकिक शक्तियां हैं जिसके कारण उससे आने वाली मनहूस घटना का आभास हो जाता है। वैसे उस दिन कंस्ट्रक्शन साइट पे कनी की मौत का भी आभास हुआ था पर मधु खुद कंफ्यूज होता है कि अपने इस आभास को लोगों के साथ कैसे शेयर करे। वहीं दूसरी ओर प्लेग्राउंड में खेलते समय अपने दोस्त से बातचीत में पता चलता है कि रोहन जल्द ही हमेशा के लिए पिता के पास यूएसए जाने वाला है। घर पहुंचने के बाद कल रात की घटना को एक बुरा सपना मानकर रोहन वापस सोने चला जाता है। पर वो बुरा सपना नहीं, एक बदले की शुरुआत थी। और जैसे ही फिर से आधी रात होती है तो सोते हुए रोहन को ऐसा लगता है जैसे किसी ने उसके बालों को सहलाया हो। इस आभास से रोहन फौरन उठ खड़ा होता है तो वो देखता है कि उसके रूम का दरवाजा खुला हुआ है और उससे भी ज्यादा ये देखकर डर लगता है कि जैसे उसके बेड पे कोई बैठा हो। और जिसके बाद वही घुंघरू वाली आवाज उसकी ओर धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है। रोहन डर के मारे अपने रूम का दरवाजा बंद कर बाहर आ जाता है। आवाज अब भी आ रही थी और जब रोहन दरवाजे पर कान लगा के गौर से उस आवाज को सुनता है तो उसे यकीन नहीं होता कि वो आत्मा उस हेयर क्लिप से खेल रही है। यानी रोहन कंफर्म हो जाता है कि कनी की आत्मा ही उसे परेशान कर रही है। पर क्यों? इसी टेंशन में रोहन पूरी रात वहीं सोफे पे बैठकर बिता देता है। सुबह होती है तो एक बार फिर रोहन हिम्मत करके अपने कमरे में जाता है पर वहाँ फिलहाल सब नॉर्मल दिखाई देता है। वह तुरंत यूएसए जाने की फ्लाइट बुक करता है पर किसी भी फ्लाइट में सीट अवेलेबल नहीं होती है। पूरे दिन रोहन टेंशन में होता है कि आखिर कनी मुझे क्यों परेशान कर रही है। और फिर रात का सीन आता है। इस बार रोहन किचन में आइसक्रीम खा रहा होता है कि तभी कनी फिर से उसके बाल सहलाने लगती है। रोहन इस बात पर जब उस पर चिल्लाता है तो वो गुस्से में आकर रोहन को बुरी तरह मारती है और इतना मारती है कि रोहन बेहोश हो जाता है। सुबह रोहन के नौकर उसे होश में लाते हैं। उसकी हालत काफी खराब लग रही थी जिसके बाद इसी हालत में रोहन हेल्प मांगने मधु के पास जाता है और उसे पिछले कुछ रातों का हाल सुनाता है। रोहन चाहता है कि मधु कनी के घर वालों से जाकर कनी की आत्मा की शांति के लिए हवन करवाए जिससे रोहन को चैन मिले। रोहन के कई बार फोर्स करने पर मधु ऐसा करने के लिए मान जाता है पर एक शर्त के साथ कि ये सब उसकी 16वीं के बाद ही हो पाएगा। तब तक रोहन को चौकन्ना रहना पड़ेगा। रोहन के पास और कोई भी चारा नहीं था सो फिलहाल जब तक रोहन अपने नौकर से पूरे घर की लाइट हमेशा ऑन रखने के लिए बोल देता है। कुछ ही दिन बाद कनी की 16वीं भी खत्म हो जाती है और जब रोहन अपने कमरे में आकर किसी आत्मा के होने का आभास करता है तो उसे सब कुछ नॉर्मल नजर आता है
और इसी खुशी में रोहन अपने घर पे पार्टी रखता है जिसमें वो कनी के भाई किरण को भी इनवाइट करता है। रोहन और किरण बात करते हुए टेरेस पे चले आते हैं जहाँ वो दोनों थोड़ी थोड़ी ड्रिंक करते हैं। बातों ही बातों में रोहन किरण पे तरस आके उसके अकाउंट में पैसे भेजने लगता है। ये बात किरण को बहुत बुरी लग जाती है और इसी बात को लेकर किरण नाराज होकर पार्टी छोड़कर जाने लगता है। पर किसी तरह रोहन किरण को मना लेता है और जिसके बाद रोहन दोबारा किरण के लिए एक पैक बनाने लगता है कि तभी रोहन को वापस से घुंघरू की आवाज सुनाई देती है। पर इस बार वो आवाज किरण की साइड से आ रही थी। रोहन समझ जाता है कि क्या होने वाला है, इसलिए वो किरण की तरफ फौरन भागता है। पर तब तक कनी किरण को टेरेस से नीचे फेंक देती है। किरण के नीचे पहुंचते पहुंचते दीवार से कई बार टकराने के कारण उसकी हड्डियां पूरी तरीके से टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। पर फिर भी किरण में अभी जान बाकी थी, सो रोहन तुरंत उसे हॉस्पिटल लेके जाता है। हॉस्पिटल में बैठे बैठे रोहन को एक बात समझ नहीं आती कि कनी ने किरण, जो कि उसका अपना भाई है, उसे नुकसान क्यों पहुंचाया। रोहन को कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसलिए वो इस बारे में मधु से डिस्कस करना चाहता था। पर मधु हालात को समझकर इस बारे में कल बात करेंगे ऐसा बोल के रोहन को घर भेज देता है। घर पहुंचकर रोहन अब डिसाइड कर लेता है कि आखिर वो किरण से बात करके ही रहेगा, इसीलिए वो उसका हेयर पिन लेकर उसको बार बार बैंड करने लगता है। कुछ ही देर में हेयर पिन की आवाज सुनकर घर में लाइट ब्लिंक होने लगती है और साथ ही धीरे धीरे घुंघरू की आवाज भी आने लगती है। घर में पूरी तरीके से अंधेरा छा जाता है और अचानक उस घुंघरू की आवाज तेज हो जाती है। रोहन को महसूस होता है कि उसके आसपास कोई है और जब वो मोबाइल की फ्लैश लाइट ऑन करता है तो दीवार पे बड़े बड़े नाखूनों के साथ एक परछाई नजर आती है। और फिर रोहन जब पीछे सीढ़ियों की तरफ मुड़ता है तो रोहन का तो दिमाग ही घूम जाता है, ये देखकर कि वहाँ कनी नहीं बल्कि एक आदमी का भूत है जिसने पैरों में घुंघरू पहन रखे हैं। रोहन सोचने लगता है कि आखिर ये कौन है और ये मेरे पीछे क्यों पड़ा है। इसी सोच में सुबह हो जाती है। तब तक मधु भी वादे के मुताबिक वहां पहुंच जाता है। रोहन मधु को बताता है कि अब तक जो मेरे साथ जो कुछ भी हुआ वो कनी नहीं बल्कि उसके पीछे कोई और है, और ऐसा इसलिए क्योंकि कल रात मैंने एक मर्द को देखा जिसने पैरों में घुंघरू पहन रखे थे। जिस पे मधु रोहन से कुछ सवाल करता है, जैसे कि क्या तुम इस बीच शमशान गए थे या फिर तुम्हारे परिवार में किसी की अकाल मृत्यु हुई हो जिसका तुमसे कोई संबंध हो। रोहन इन सब के लिए मना कर देता है, पर फिर मधु से कहता है कि हाँ, उस दिन मैंने कनी के रूम से एक हेयर क्लिप उठा ली थी। मधु को शौक होता है कि हो न हो इन सब का कनी के घर से कोई न कोई तो संबंध जरूर है, और इसी का पता लगाने दोनों कनी के घर पहुंचते हैं। पर वहां से भी कोई जानकारी हासिल नहीं होती। पर हाँ, एक बात अजीब होती है कि कनी के घुंघरू वहां से गायब होते हैं। जिसके बाद मधु उस घर में काम करने वाली एल्समा से भी कनी और उसके मेल फ्रेंड के बारे में पूछता है, पर उसे भी इस बारे में कुछ ज्यादा जानकारी नहीं होती। पर वहां से निकलते समय रोहन को उस एरिया में कुछ ज्यादा ही कौवा का होना थोड़ा अजीब लगता है। उस घर में आत्माओं को देखकर मधु के कहने पर रोहन फिलहाल तो उस घर से कहीं और शिफ्ट हो जाता है। मधु का रोहन का साथ देना उस आत्मा को जरा भी अच्छा नहीं लगता, और इसीलिए रात को जब मधु टेबल पर खाने खाने बैठता है तो वो आत्मा मधु को वहां होने का आभास दिलाती है, जिससे मधु भी डर जाता है। और फिर उस आत्मा के बर्ताव से मधु समझ जाता है कि उसकी जान खतरे में है। वो तुरंत दौड़कर भगवान के मंदिर में घुस जाता है और दिया जलाने लगता है। मधु उस आत्मा को महसूस करता है कि वो उस मंदिर के दरवाजे के बाहर गुस्से में खड़ा है, पर अंदर आने की उसमें हिम्मत नहीं है। थोड़ी देर बाद वो आत्मा गुर्रा कर वहां से चली जाती है। अब वो आत्मा मधु के लिए भी जान पे बन आई थी, इसलिए जल्दी कोई हल निकालना होगा। ये सोचकर नेक्स्ट मॉर्निंग रोहन और मधु दोनों कनी के डांस क्लास जाकर पूछताछ करते हैं। वहां जाकर कनी के एक फ्रेंड से एक इंसिडेंट के बारे में पता चलता है कि करीब 7-8 महीने पहले हम दोनों बारिश से बचने के लिए एक जीरोक्स की दुकान में घुस गए। वहाँ पे एक पतला सा आदमी लगातार कनी को घूरे जा रहा था, और हद तो तब हो गई जब वो सन की इस डांस क्लास तक पहुंच गया। कुछ दिनों तक तो यूं ही चलता रहा, फिर अचानक वो आदमी कहीं गायब हो गया और फिर कभी नहीं दिखा। ये जानने के बाद मधु और रोहन उस आदमी की खोज के लिए वहीं जाते हैं जहां से इन सब की शुरुआत हुई थी, यानी जीरोक्स की दुकान से। उस शॉप के मालिक से पता चलता है कि उसका नाम फिलिप था। चर्च के फादर के रिकमेंडेशन पे उसे रखा था। काम तो कुछ नहीं करता, बस फालतू के जीरोक्स निकालता रहता। उसने यहाँ कुछ ही दिन काम किया और फिर पता चला कि वो अब सऊदी चला गया है। इतना कहने के बाद वो दुकानदार उन्हें वो जीरोक्स कॉपी दिखाता है जिसे फिलिप ने निकाली थी। अलग भाषा की लिपि और मंत्रों के उच्चारण के साथ जीवन मरण की बातें, जिसे मधु भी समझ नहीं पाता। इतना सब जानने के बाद अब ये पता लगाना था कि फिलिप इस दुनिया में है भी या नहीं। इसके लिए मधु जाता है चर्च में ताकि वहाँ के फादर से उसके बारे में कुछ पता लग सके। और रोहन एल्समा के घर इसलिए क्योंकि उसका बेटा मनु भी सऊदी में रहता था, तो हो सकता है कि शायद फिलिप को भी उसी एजेंट ने सऊदी भेजा हो जिसने मनु को भेजा था। उस एजेंट का नंबर लेने के इरादे से जैसे ही रोहन एल्समा के घर में घुसता है तो उसे वहाँ फिलिप की एक फोटो दिखाई जाती है। और यहाँ एक शॉकिंग बात सामने आती है कि मनु का ही दूसरा नाम फिलिप है, यानी जिसे ये दोनों इतने दिनों से ढूंढ रहे थे वो ये था। कहानी इसके बाद और डार्क हो जाती है जब रोहन उस घर में एक बंद पड़े रूम में घुसता है। उस सीन को देखकर तो रोहन के हाथ पैर कांपने लगता है। बेड पे फिलिप का कंकाल जिसने पैरों में कनी के घुंघरू पहन रखे हैं,
उस रूम में एक अजीब सी खामोशी थी। रोहन जब तक इस घर से निकल पाता, एल्समा पीछे से रोहन के सर पे वार करके उसे बेहोश कर देती है। इधर मधु को भी चर्च के फादर से पता चल जाता है कि मनु ही फिलिप है, सो वो तुरंत रोहन को सचेत करने के लिए फोन मिलाता है, पर तब तक रोहन एल्समा के गिरफ्त में हो चुका था। बेहोशी की हालत में ही सही एल्समा रोहन को बताती है कि कैसे वो कनी के प्यार में पड़ा। तो एक दिन एल्समा कनी के घर से कनी की एक फोटो ले आती है, जिसे देख मनु बहुत खुश होता है और जिसके बाद मनु कुछ दिनों तक कनी का पीछा करने लगता है। पर जब वो बीमार पड़ गया तो मनु हमेशा इसी खिड़की से उसे झांकता रहता। मनु को कैंसर था, इसलिए पहले तो उसका शरीर कमजोर पड़ने लगा और फिर धीरे धीरे सांस लेने में दिक्कत होने लगी। इसी दर्द में वो एक दिन चला गया। जाने से पहले उसकी एक इच्छा थी कि उसे ऐसे ही रहने दिया जाए, क्योंकि उसका मानना था कि एक दिन वो ईश्वर के घर से वापस लौट कर आएगा। वो कनी से बहुत प्यार करता, पर उसे अपने दिल का हाल नहीं बता पाया और इसीलिए वो मरने के बाद भी उसी के आसपास रहता। खैर, इधर मधु भी रोहन को खोजता हुआ एल्समा के घर पहुंच जाता है। वो एल्समा को घर के कंपाउंड में गड्ढा खोदते हुए देखता है, जिसपे मधु समझ जाता है कि हो न हो ये रोहन के लिए ही है। जब मधु घर में घुसता है तो पहले तो वो भी मनु के कंकाल को देखकर डर जाता है, पर फिर हिम्मत करके बगल में बेहोश पड़े रोहन को होश मिलाता है। मनु के पैरों में बंधे घुंघरू को देखकर मधु समझ जाता है कि उस आत्मा से पीछा छुड़ाने के लिए हमें इस घुंघरू को कंकाल से अलग करना होगा, क्योंकि इसी कनी के घुंघरू ने मनु को यहाँ से जाने से अभी तक रोक रखा है। इतना सुनने के बाद रोहन तुरंत उस घर में कोई औजार खोजने लगता है, जिससे कि उस घुंघरू को अलग किया जा सके, पर तब तक एल्समा और मनु की आत्मा दोनों वहां जाते हैं। इधर एल्समा रोहन पे कुल्हाड़ी से वार कर उसे बेहोश कर देती है, तो वही आत्मा मनु पे अटैक कर देती है। किसी तरह रोहन को होश आ जाता है और इस बार वो एल्समा को जोरदार धक्का देता है, जिससे उसे सर में चोट लग जाती है। और इसी का फायदा उठाकर रोहन जब मधु को बचाने पहुंचता है तो वो देखता है कि आत्मा ने मधु को दबोच रखा है। तभी रोहन को मधु के बताए घुंघरू के बारे में याद आता है। वो फौरन बाहर से एल्समा की कुल्हाड़ी की मदद से उस घुंघरू को पैर के साथ ही काट देता है और जिसके बाद बिना देरी किए उसे आग में डाल देता है। वो घुंघरू जैसे आग के लपेट में आते एक जोरदार आग का झोंका उस घर के छपरे को चीरता हुआ आकाश में चला जाता है। अब तक एल्समा को भी होश आ चुका था। अपने बेटे को जागता देख वो वहीं रोने लगती है। आग के झोंके से पूरा घर जलने लगता है। रोहन एल्समा को इन सब के लिए माफ कर देता है, क्योंकि उसे पता था कि उसने उसके साथ जो कुछ भी किया वो बस अपने बेटे को खोना नहीं चाहती थी। जिसके बाद रोहन एल्समा और मधु दोनों को लेकर घर से निकल आता है। धीरे धीरे पूरा घर जल के राख हो जाता है और मूवी के लास्ट में पता चलता है कि मधु अब भी लोगों की भूत बाधा में मदद करता है। तो एल्समा के बारे में पता चलता है कि उसका भाई उसे अपने साथ ले गया। इधर कनी के भाई किरण में भी काफी सुधार आने लगा था और रोहन का पता चलता है कि वो नेक्स्ट मॉर्निंग यूएसए जाने वाला है। सब कुछ सही लगने लगा था, पर तभी आता है कहानी में एक और ट्विस्ट। जब रोहन यूएसए जाने के लिए पैकिंग कर रहा होता है कि तभी उसे अपने बेडरूम से हेयर क्लिप की आवाज फिर से आती है। रोहन ये सुनकर पूरी तरीके से चौंक जाता है। किसी तरह हिम्मत करके जब वो रूम में पहुंचता है तो फिर से दोबारा वही सीन देखकर हैरान रह जाता है। उसके बेड पर बैठी एक आत्मा। रोहन सोचने लग जाता है कि आखिर अब वो मनु वापस क्यों आया, कि तभी एक लड़की की आवाज आती है, हेलो रोहन। और ये सुनकर तो रोहन को जैसे 440 वोल्ट का झटका लगा हो, यानी अब कनी उसका पीछा करने वाली थी। और इसी सस्पेंस के साथ ये मूवी यहीं पे समाप्त हो जाती है। तो व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ मूवी आपको पसंद आई हो और ऐसे वीडियो के लिए आप लाइक और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।